हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या होता है और ट्रांसफार्मर की वर्किंग क्या है। दो चीज़ें हम समझेंगे, प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर। तो देखो, अगर कभी भी पूछे जाए कि ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो आप सिंपल सा एक आंसर दोगे कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। किस प्रिंसिपल पे काम करेगा? फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। अब फैराडे की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल है क्या, ये हम समझते हैं। तो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल ये है कि अगर किसी वाइंडिंग में, अगर कोई वाइंडिंग हो या कोई कॉइल हो और उससे लिंक होने वाले फ्लक्स में चेंज होगा, अगर किसी वाइंडिंग से लिंक होने वाले फ्लक्स में क्या होगा? चेंज होगा, परिवर्तन होगा, तो उस बाइंडिंग में एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ये नियम है कि अगर किसी वाइंडिंग से लिंक होने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होगा, चेंज होगा, तो उस वाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। ध्यान रहे, ईएमएफ उत्पन्न होने के लिए केवल फ्लक्स होना सफिशिएंट नहीं है, फ्लक्स में परिवर्तन होना ज़रूरी है। फ्लक्स में अगर चेंज होगा तो ही ईएमएफ उत्पन्न होगा। और इस ईएमएफ का जो मान होता है, इस ईएमएफ का मान जो होता है वो फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ये याद रखो, फ्लक्स में परिवर्तन की दर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होगा। ये याद रखना है यहाँ से, फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होगा। तो यहाँ लिखा गया है E बराबर डी फाइव बाई डी टी, ई बराबर डी फाइव बाई डी टी। अब हमें दो चीज़ें पता हैं कि अगर हमें वोल्टेज चाहिए, तो कोई कहीं पे भी वोल्टेज चाहिए, तो वोल्टेज में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है पोलैरिटी। तो मैग्नीट्यूड के बारे में तो इन्होंने बता दिया, फैराडे ने ये बता दिया कि भैया जो मैग्नीट्यूड होगा वो फ्लक्स में परिवर्तन की दर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होगा। पर उसकी पोलैरिटी के बारे में नहीं बताया कि उसमें कौन सा प्लस कौन सा माइनस होगा। तो इसके बारे में लेंज ने बताया। किसने बताया? लेंज ने ये कहा कि भाई जो भी ईएमएफ जनरेट हुआ है, जो भी ईएमएफ जनरेट हुआ है वो फ्लक्स की परिवर्तन की दर के बराबर होगा, पर उसकी पोलैरिटी जो होगी, पोलैरिटी के बारे में लेंज बता रहे हैं, वो इस तरह से होगी कि सर्किट को अगर क्लोज कर दो, अगर सर्किट को क्या कर दो? क्लोज कर दो, तो वहाँ पे जो धारा बहेगी वो उस कारण का विरोध करेगी जिसने उसे उत्पन्न किया। फिर से सुनो, ईएमएफ की पोलैरिटी इस तरीके से आएगी कि अगर सर्किट क्लोज कर दो तो फ्लो होने वाली धारा उस कारण का विरोध करेगी जिसने उसे उत्पन्न किया है। इसको सिंपल एक कहावत से सुनो, समझो, जो देहात में कही जाती है कि जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। मतलब जिसकी वजह से वो उत्पन्न हुआ था उसी कारण का विरोध करना, जिसने उसे उत्पन्न किया उस कारण का विरोध करना जिसने उसे उत्पन्न किया। इसलिए यहाँ पे ये माइनस चिन्ह जोड़ दिया जाता है, तो ये हो जाता है ई बराबर माइनस का डी फाइव बाई डी टी। और अगर वहाँ पे नंबर ऑफ टर्न एन है तो ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया था ई बराबर माइनस एन इंटू में डी फाइव बाई डी टी। आपको दो चीज़ें समझ में आनी चाहिए। कोई पूछेगा कि ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या है, तो सिंपल बताओगे फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे आधारित होता है। फिर पूछेगा फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम क्या है, तो सिंपल ये बता दो दो लाइन में कि फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से किसी भी कॉइल या वाइंडिंग से अगर फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो वहाँ पे ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा और उस ईएमएफ का मान फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होगा। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होगा। किसके बराबर हो रहा? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। लेंज ने ये बताया कि पोलैरिटी इस तरीके से होगी कि अगर सर्किट क्लोज कर दो तो फ्लो होने वाली करंट उस कारण का विरोध करेगी जिसने उसे उत्पन्न किया है। तो माइनस का एन इंटू में डी फाइव बाई डी टी हो जाएगा। तो ये हुई बात प्रिंसिपल की। अब हम इसकी वर्किंग को समझते हैं। तो वर्किंग के लिए हम छोटा सा चित्र बनाएंगे। देखो यहाँ पे चित्र बना हुआ है, इस चित्र को देखो, ये ट्रांसफार्मर की कोर है। देखो ये ट्रांसफार्मर की कोर है, ये जो आप देख पा रहे हो ये ट्रांसफार्मर की कोर है, यहाँ पे बनाई गई। और इस ट्रांसफार्मर की कोर पे ये बाइंडिंग की गई है, एक बाइंडिंग प्राइमरी साइड, ये बाइंडिंग की गई, और ये सेकेंडरी साइड बाइंडिंग की गई है, सेकेंडरी बाइंडिंग, ये वाली सेकेंडरी बाइंडिंग है। सेकेंडरी बाइंडिंग किसको बोलते हैं, प्राइमरी बाइंडिंग किसको बोलते हैं, ये समझ लो। जिस बाइंडिंग में, जिस साइड में सोर्स कनेक्ट हो जाएगा वो प्राइमरी बाइंडिंग हो गई। ठीक है, सिंपल सी बात क्या है, जिधर सोर्स कनेक्ट होगा, जिधर सोर्स कनेक्ट होगा वो क्या होगा? प्राइमरी। सोर्स किस साइड में होगा? प्राइमरी साइड में होगा। और लोड किस साइड में होगा?
सेकेंडरी साइड में। कभी कभी कंफ्यूज किया जाता है कि बताओ भाई हाई वोल्टेज वाइंडिंग को प्राइमरी बोलते हैं कि लो वोल्टेज वाइंडिंग को, तो उससे कोई मतलब नहीं, कोई भी वाइंडिंग प्राइमरी या सेकेंडरी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है कि स्टेप डाउन है। एक चीज़ याद रखनी बस कि जिस साइड सोर्स जुड़ा है वो प्राइमरी, जिस साइड लोड जुड़ा है वो सेकेंडरी। तो जब प्राइमरी वाइंडिंग में करंट दी जाती है तो इस वाइंडिंग की वजह से फ्लक्स बनता है, प्राइमरी वाइंडिंग की वजह से फ्लक्स बनता है, और उस फ्लक्स का कुछ हिस्सा ज़्यादातर हिस्सा इस मैग्नेटिक कोर के थ्रू वापस आता है, और बहुत थोड़ा हिस्सा इसमें एयर में लीक हो जाता है। ज़्यादा हिस्सा मैग्नेटिक कोर के थ्रू वापस इसलिए आता है क्योंकि कोर की परमिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। कोर की परमिएबिलिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। इस वजह से इसका रिलक्टेंस जो होता है वो कम हो जाता है। रिलक्टेंस बराबर L/μ हमने पिछली बार में समझा। इस वजह से ज़्यादा फ्लक्स इसमें आसानी से सेट हो जाता है, इसलिए ज़्यादातर हिस्सा कोर के थ्रू वापस आता है, बहुत थोड़ा हिस्सा यहाँ पे एयर में लीक हो जाता है। अब चूंकि ये करंट जो यहाँ पे दी गई है, जो सोर्स जुड़ा है वो सोर्स कैसा है? एसी सोर्स है। वो कैसा सोर्स है? एसी सोर्स है। और एसी करंट क्या होती है? वो हमेशा टाइम के साथ में क्या होती है? चेंज होती है। एसी करंट अल्टरनेटिंग है, टाइम के साथ चेंज होगी। तो चूंकि एसी करंट टाइम के साथ चेंज हो रही है, इस वजह से फ्लक्स जो आता है वो भी टाइम के साथ में चेंज होता है। फ्लक्स भी कैसा आता है? अल्टरनेटिंग आता है, टाइम के साथ चेंज होने वाला आता है। तो अगर फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होता है तो फ्लक्स में जो चेंज का रेट होगा E = dφ/dt, वही उसकी वजह से क्या होगा? एक ईएमएफ प्राइमरी वाइंडिंग में उत्पन्न हो जाएगा E1, और एक ईएमएफ सेकेंडरी वाइंडिंग में उत्पन्न हो जाएगा E2। ठीक है, ये बात अच्छे से दिमाग में बिठा लो कि ईएमएफ प्राइमरी वाइंडिंग में भी आएगा और ईएमएफ सेकेंडरी वाइंडिंग में भी आएगा। अब यहीं पे हम एक और चीज़ समझेंगे। प्राइमरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है प्राइमरी करंट की वजह से, कौन सी करंट की वजह से? प्राइमरी करंट की वजह से, तो इसको बोलेंगे हम सेल्फ इंडक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे? सेल्फ इंडक्शन। अगर कॉइल की खुद की करंट की वजह से उसी कॉइल में ईएमएफ उत्पन्न होता है तो उसको बोलते हैं क्या? उसको क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। और अगर इस प्राइमरी वाइंडिंग की करंट की वजह से फ्लक्स बना, और ये फ्लक्स किससे लिंक हुआ? सेकेंडरी वाली साइड से, और सेकेंडरी वाइंडिंग में मतलब उसके पास जो दूसरी वाइंडिंग रखी हुई है उससे फ्लक्स लिंक हो रहा है, और उस फ्लक्स की वजह से ईएमएफ आ रहा है, तो इसको बोलोगे आप म्यूचुअल इंडक्शन। क्या बोलोगे? म्यूचुअल। मतलब जिस कॉइल में करंट फ्लो हो रही थी उस कॉइल की करंट की वजह से जो फ्लक्स बना है वो उसके पास रखी दूसरी कॉइल में, म्यूचुअली दूसरी कॉइल में क्या कर रहा है? फ्लक्स लिंक हो रहा है, चेंज हो रहा है, और ईएमएफ उत्पन्न कर रहा है, तो इसको म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा, और अगर सर्किट क्लोज होगा तो यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू कर देगी। कहाँ से? सेकेंडरी वाली साइड में। तो सेकेंडरी वाली साइड में और प्राइमरी साइड दोनों इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड, मतलब किसी भी तरीके से तार से नहीं जुड़ी। दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ क्या है? मैग्नेटिक सर्किट है। दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ क्या है? मैग्नेटिक सर्किट है। ये जो मैग्नेटिक सर्किट बन रहा है ये मैग्नेटिक सर्किट है। इलेक्ट्रिकली दोनों कनेक्ट नहीं होती, इलेक्ट्रिकली दोनों आइसोलेटेड होती हैं, मैग्नेटिकली कनेक्ट होती हैं। तो इतना हमने समझा कि देखो अब इसको वर्किंग समझाओगे कैसे? स्टेप बाय स्टेप समझें। सबसे पहले प्राइमरी वाइंडिंग में हमने एसी सोर्स दिया तो प्राइमरी वाइंडिंग में करंट आई। उस प्राइमरी वाइंडिंग की करंट की वजह से प्राइमरी वाइंडिंग का फ्लक्स बना। वो प्राइमरी वाइंडिंग का फ्लक्स कोर के थ्रू सेकेंडरी वाली वाइंडिंग से लिंक किया। अब चूंकि फ्लक्स अल्टरनेटिंग है तो इस वजह से प्राइमरी साइड में सेकेंडरी साइड में क्या हुआ? ईएमएफ उत्पन्न हो गया। अब सेकेंडरी साइड में हमने लोड जोड़ रखा है तो सेकेंडरी साइड में भी करंट फ्लो करना शुरू कर देगी। इस तरीके से सेकेंडरी साइड में करंट फ्लो करती है। ठीक है, तो ये हुई इसकी वर्किंग। अब इसमें वर्किंग में एक स्टेप और आगे चलते हैं। जब सेकेंडरी साइड में करंट फ्लो करेगी, अब यहाँ से देखो समझना थोड़ा सा आपको क्रिटिकल होगा, तो हम दूसरा पेन यूज कर लेते हैं। जब सेकेंडरी साइड में करंट फ्लो करेगी तो सेकेंडरी साइड का भी अपना फ्लक्स बनेगा, सेकेंडरी साइड का अपना फ्लक्स बनेगा, और इसकी डायरेक्शन जो होगी वो पहले वाले फ्लक्स की अपोजिट होगी। मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो पहले वाले क्या होगी? अपोजिट। मतलब ये जो फ्लक्स बनेगा ये नेट फ्लक्स को कम करने की कोशिश करेगा। सेकेंडरी साइड का फ्लक्स जो बनेगा वो पहले वाले फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगा। पर हमें ये पता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर नेट फ्लक्स या फ्लक्स की आरएमएस वैल्यू का मान चेंज नहीं हो सकता जब तक कि वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी चेंज ना की जाए। तो क्या होगा? जितना फ्लक्स सेकेंडरी वाले की वजह से कम होगा उतनी फ्लक्स की पूर्ति करने के लिए प्राइमरी साइड से एक्स्ट्रा करंट ड्रॉ की जाएगी। मतलब जैसे जैसे आप लोड करंट का मान बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे सोर्स से उतनी ही एक्स्ट्रा करंट ड्रॉ की जाएगी। तो ये इसकी वर्किंग है। देखो अब मैं पढ़ के बताता हूँ वन बाय वन स्टेप में, एक एक लाइन करके देखो।
अब हमने क्या बताया, ट्रांसफार्मर में की जो कोर होती है वो आयरन की बनी रहती है, कॉपर का मटेरियल होता है, कोर का रिलक्टेंस बहुत कम होता है ना, और रिलक्टेंस कम होने की वजह से 98% कोर के थ्रू आएगा, ठीक है। फ्लक्स वेरिएबल नेचर का है, तो इस वजह से फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से, यहाँ कंडक्शन शब्द नहीं होगा, यहाँ पे इंडक्शन शब्द होगा। इंडक्शन की वजह से यहाँ पे क्या होगा, एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा, कौन सी साइड में, प्राइमरी और सेकेंडरी वाले। अगर लोड को कनेक्ट कर दोगे तो सेकेंडरी वाले में करंट फ्लो करना शुरू कर देगी, और अगर करंट फ्लो करेगी तो वो करंट उस कारक का विरोध करेगी जिसने उसे उत्पन्न किया है। लेंज का नियम जो हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है ना, उस कारण का क्या करेगी, ये विरोध करेगी। अब लोड करंट को बढ़ाएंगे, अगर हमने लोड करंट के मान को बढ़ाया तो उस वजह से क्या होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग का फ्लक्स भी बढ़ेगा, उसकी वजह से रिजल्टेंट फ्लक्स का मान कम होना चाहेगा। अब इसको कंपनसेट, इसको पूरा करने के लिए प्राइमरी साइड से और अधिक एक्स्ट्रा करंट ड्रॉ की जाएगी। ये बात आपको दिमाग में रखनी है ना, और ताकि रिजल्टेंट फ्लक्स कम ना हो। ये ट्रांसफार्मर की वर्किंग है। नट सेल में सिंपल दो चीज़, सबसे पहले प्राइमरी में करंट, फिर उसकी वजह से फ्लक्स बनेगा, फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करेगा, उसकी वजह से सेकेंडरी में ईएमएफ आ जाएगा, सेकेंडरी का सर्किट पूरा होगा तो उसमें करंट फ्लो करने लगेगी। करंट यहाँ तक की वर्किंग समझ गए। इसके बाद अगर सेकेंडरी में करंट फ्लो करेगी तो उसकी वजह से सेकेंडरी का फ्लक्स बनेगा, वो प्राइमरी फ्लक्स को कम करने की कोशिश करेगा लेंज के नियम के मुताबिक। पर चूंकि ट्रांसफार्मर का वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट है, चेंज नहीं किया गया है, तो फ्लक्स की आरएमएस वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। इसलिए प्राइमरी वाइंडिंग से अतिरिक्त करंट ड्रॉ की जाएगी ताकि फ्लक्स में नेट कमी ना हो, फ्लक्स पहले जितना था उतना ही बना रहे। थैंक यू। ये हुआ ट्रांसफार्मर का वर्किंग और ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल।